हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास के बारे में देखने वाले हैं। साथियों, ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 125 रहने वाला है। और यदि आपने पिछले 124 यानी कि 124 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। आज दोस्तों हम रीजनिंग को एक बार फिर से बहुत ही बेसिक लेवल से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में 15 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के पिछले वर्षों के क्वेश्चन रहेंगे जो निरंतर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके बार बार पूछे जाते हैं। आज किस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। इसमें कहा है बीमारियाँ, रतौंधी और कैंसर। ये दोस्तों इसके बीच जो 3 शब्द दे रखे हैं इनके बीच में कौन सा सही बेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। आपके सामने प्यारे दोस्तों ये एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे जो कि हमें एक सीरीज के बारे में बता रहा है। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में लास्ट में जो पद दिया गया है इस पद के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, रेल यहाँ पर दिल्ली पुलिस हो जाएगा, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट। ये दोस्तों जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर आप इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये रीजनिंग की क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक छोटी सी और जानकारी है दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ें तो आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप डीएस सर ऑफिशियल नाम से है। यहाँ पर 218 या 219 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर प्रतिदिन आपको क्या पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है और क्लास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 कहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस प्रश्न में तो पहला शब्द अध्याय कहा है किताब से संबंधित है, तो हैंडल किससे संबंधित हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो अध्याय जो किताब होती है, किताब जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों किताब में जो चैप्टर होते हैं यानी कि किताब अध्याय से मिलकर बनती है। क्या कह सकते हैं, किताब अध्याय से मिलकर बनती है। ठीक है, जब कई सारे अध्याय मिलेंगे तो उसको एक संग्रहित करके सभी अध्यायों को किताब में जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हैंडल की बात करें तो हैंडल क्या ब्रेक में होता है, क्या साइकिल में होता है, क्या पेडल में होता है या फिर गोल में होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 साइकिल हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने चलाई होगी, हमने भी साइकिल चलाई है, जो आगे पकड़ के जो चलाया जाता है साइकिल को जिसके माध्यम से, तो वो हैंडल कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हमें बताना है, कहा है कपिल रजत का भतीजा है, निशा रजत की माँ है और रमेश के केवल 2 बच्चे रजत और नीलेश हैं। नीलेश का कपिल से क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहले कहा कि कपिल रजत का भतीजा है, जो रजत है तो हम रजत को यहाँ पर रखेंगे। किसको रखेंगे, सबसे पहले मैं दोस्तों बनाऊंगा रजत को। किसको, रजत को बनाऊंगा। और जो रजत है, रजत का भतीजा कौन है, तो आप कहेंगे कपिल है।
सॉरी कपिल है, तो रजत एक लड़का है यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि रजत कैसे नाम होते हैं, एक लड़के के नाम होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रजत का एक भाई बनेगा, क्या बनेगा याद रखेंगे, रजत का एक प्यारे दोस्तों भाई बनेगा। और जब इस भाई का लड़का होगा जिसका नाम है कपिल, क्या नाम है, आप कहेंगे सर कपिल नाम है, और तभी तो बनेगा ये रजत का भतीजा कपिल, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर कपिल एक लड़का हो जाएगा। कहा है निशा रजत की माँ है, निशा कौन है, रजत की माँ है, तो दोस्तों रजत की माँ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर रजत के ऊपर रजत की मम्मी जी बनानी पड़ेगी, तो रजत के ऊपर वाली पीढ़ी में यहाँ पर कौन आएंगी, निशा जी आएंगी, क्योंकि ये क्या है, रजत की माँ है, तो निशा को यहाँ पर बना देंगे, ये एक औरत है तो इनके लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों कहा है रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, एक रजत है एक नीलेश है, तो गौर से समझना है। निशा का अगर मैं पति बना दूं किसको, रमेश को, अगर मैं निशा का पति बना दूं रमेश को, तो रमेश के 2 बच्चे हो जाएंगे, कौन, रमेश के 2 बच्चे हो जाएंगे, एक रजत हो जाएगा, एक दूसरा कौन हो जाएगा, नीलेश हो जाएगा, ठीक है नीलेश। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा। तो कहा है नीलेश का कपिल से क्या संबंध है, नीलेश का कपिल से, तो से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे सर से लगा है कपिल के साथ, तो कपिल नीलेश को क्या कहेगा, कपिल कहेगा ये मेरे कौन है, पप्पा जी हैं। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, पिताजी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दोस्तों तीसरे नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। कहा है दोस्तों यदि 34 स्टार 15 को 495 लिखा जाता है, 43 स्टार 12 को 504 लिखा जाता है, तो 98 स्टार 17 का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिए दोस्तों 34 स्टार 15 को 495 कैसे लिखा गया है, तो हम लिखेंगे 34 मल्टीप्लाई 15, ठीक है इस तरह से करेंगे, तो 15 चौके हो जाएगा हमारा 60, और 15 तिया कितना 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51, मतलब 510। और दोस्तों जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसी 15 को इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। पहले हमने 34 में 15 का मल्टीप्लाई किया, तो फिर उसी 15 को घटा दिया, तो दोस्तों हमारा 495 आ जाएगा। अब देखिए सेम लॉजिक की बात करते हैं आगे। 43 मल्टीप्लाई 12 क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे 43 में मल्टीप्लाई 12, तो 43 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 51, 516। अब दोस्तों इसी 516 में इसी 12 को घटा देंगे, जिससे गुणा किया था उसी को हम घटा देंगे, तो दोस्तों हमारा कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 504 बचेगा। अब सेम लॉजिक का प्रयोग करेंगे, सेम लॉजिक का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे 98 मल्टीप्लाई 17 यानी कि 17, तो 17 अट्ठे 136, हासिल आई कितनी 13, 17 नवंजा के 153, 153 में 13 जुड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 153 में जब 13 जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 166, कितना हो जाएगा 166। देखिए जिससे गुणा किया था उसी को अब हमें घटाना है, तो इसमें से 17 घटा देंगे, आप कहेंगे 1666 में जब 17 घटाएंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 4 बचेगा, और आगे 1649। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों जो नंबर आएगा वो होगा 1649। 1649 प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा गया है निम्नलिखित 4 शब्दों में से किन्हीं 3 शब्द किसी न प्रकार से समान है, किसी न किसी प्रकार से समान है, एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन करिए। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करेंगे हम, पूछताछ करना, विचार करना, खोजना और जांचना, 4 हमारे पास विकल्प हैं, तो इसमें सबसे विषम क्या होगा। देखिए पूछताछ करना, अगर हम बात करेंगे पूछताछ करना की, अगर बात करेंगे खोजना की, ठीक है, अगर बात करेंगे जांचना की, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये जो तीनों हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, ठीक है, पर्याय हैं, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं एक दूसरे के क्या हैं, तीनों के तीनों विकल्प पर्याय हैं। जबकि विचार करना की अगर आप बात करेंगे तो विचार करना इसका पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये आपका विषम उत्तर है, यानी कि असमान है। पूछेंगे, मान लीजिए आप एक छोटी सी मेरी बात समझिए, कोई आपका बच्चा मेले में खो जाता है, कोई माँ मेले के साथ अपने बच्चे को लेके गई मेला देखने, तो उसमें कोई बच्चा खो जाता है, तो माँ क्या करेगी, किसी न किसी से पूछताछ करेगी, पूछताछ जब नहीं पता चलेगी तो खोजेगी, खोजने के बाद फिर जांच करेगी, ठीक है, अगर कोई बच्चा दूसरा मिलता है तो उसको पकड़ के जांच करेगी, तो ये एक दूसरे क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची। जबकि विचार करना कहीं भी इसका पर्यायवाची नहीं बनता है, तो विषम उत्तर है। बढ़ते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में कहा एक ग्रामीण पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है पर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, आगे 1.5 किलोमीटर जाता है। फिर कह रहा है फिर पूर्व की
दिशा में मुड़ जाता है और आगे 2 किलोमीटर तक जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और आगे 1.5 किलोमीटर तक चलता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसके लिए एक अच्छा सा कलर लेंगे। तो सबसे पहले कहा है, एक व्यक्ति है, एक ग्रामीण है जो पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो सबसे पहले एक ग्रामीण को मैं इस तरह से 3 किलोमीटर की यात्रा पर भेजूंगा पूर्व की दिशा में, और हमेशा हम इस तरह से प्लस बना लेंगे जब भी हमें दिशाओं का अनुभव ना हो। तो आपके सीधे हाथ की तरफ उत्तर, सॉरी माफी चाहेंगे, सीधे हाथ की तरफ पूर्व और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम, आपके नीचे की तरफ साउथ और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर एक व्यक्ति गया है, ठीक है, एक व्यक्ति गया है 3 किलोमीटर पूर्व में, कहा है अब वह दक्षिण की दिशा में मुड़ गया और 1.5 किलोमीटर की यात्रा तय की। तो ये दोस्तों जो यात्रा बनेगी ये हमारी 1.5 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद कहा है आगे वह 2 किलोमीटर की दूरी कहाँ पर, पूर्व दिशा में फिर से तय करता है। तो फिर से पूर्व दिशा में मुड़ेगा, और इस बार उसने कितनी दूरी तय की है, तो आप कहेंगे सर इस बार उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो जाएगी, और पीछे ये 1.5 थी, ठीक है। इसके बाद कहा है आगे वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए मैं अगर बात करूं इस प्रश्न की, अब वह व्यक्ति कहाँ पर आ चुका है, ग्रामीण यहाँ पर। अब इसका मुख जो है वो पूर्व दिशा में है, और उसे अगर बाईं ओर मुड़ना है तो वो ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ पर जाएगा प्यारे दोस्तों, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर उसने जो दूरी तय की है वो 1.5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे। अब कहा है प्रारंभ की स्थिति में के संबंध में वह अब कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा कुछ डॉट डॉट करके इस तरह से पूरा कर लेगा, ठीक है। इस तरह से जब पूरा कर लेगा तो अब प्रारंभ से ये बिंदु बताना है कितने दूर है। 3 किलोमीटर यहाँ पर था और 2 किलोमीटर यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये नीचे का 2 है तो ऊपर का भी 2 हो जाएगा। तो 3 2 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, पहली बात तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। फिर क्या कहा है, फिर कहा है कि प्रारंभ की स्थिति से, तो प्रारंभ की स्थिति मतलब यहां से किस दिशा में है, तो पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए इस सीरीज के प्रश्न को सबसे पहले लिख लेते हैं हम, इसमें हमें लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 3, 3 के बाद क्या लिखेंगे 14, 14 के बाद लिखेंगे प्यारे दोस्तों 29, ठीक है, 29 के बाद लिखेंगे 38, ठीक है, 38 हो जाएगा। 38 के बाद क्या लिखेंगे 51 लिखेंगे, 51 हो जाएगा। 51 के बाद हम लिखेंगे दोस्तों 58, ठीक है, 58 लिख देंगे। 58 के बाद हम लिखेंगे 69 यानी कि 69, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक नंबर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा ऐसा मिले, तो आपको याद रखना है इसमें क्या करना है, आपको अल्टरनेट काउंट करना है। क्या करना है दोस्तों, आपको अल्टरनेट काउंट करना है। तो मैं अगर इसके अल्टरनेट की बात करता हूं, अगर मैं अल्टरनेट की बात करता हूं तो यहां पर +26 हुआ है, गौर से समझेंगे, +26 हुआ है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर फिर से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर अगर काउंट करेंगे आप लोग तो 29 में 51 होना है, तो 51 में से हम 29 घटा लेते हैं, तो आप कहेंगे वहां पर 1 बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारा 22 का अंतर हो जाएगा। कितने का, यहाँ पर +22 हो जाएगा। उसके बाद फिर अल्टरनेट जोड़ेंगे, फिर अल्टरनेट जोड़ेंगे तो यहाँ पर 51 से 69 हुआ यानी 69 हुआ है, तो ये यहाँ पर हमारा 18 जुड़ा है। कितना जुड़ा है, 18 जुड़ा है। तो पहले +26 फिर 22 और 18, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर बन रहा है, नीचे नीचे जो अंतर बन रहा है, पहले -4 हुआ है फिर इस अंतर में -4 हुआ है, ठीक है, इस तरह से समझेंगे। इसी प्रकार अब ऊपर लॉजिक को पता करते हैं। ऊपर के लॉजिक को पता करेंगे तो अल्टरनेट, अल्टरनेट मैंने बताया था, तो अल्टरनेट चेक करेंगे आप लोग, ठीक है। अल्टरनेट कितने का अंतर बनेगा, 14 और 38, 14 और 38 में कितने का है, 20 4 24 का अंतर है। कितने का, 20 4 24 का, तो मतलब यहाँ पर +24 हुआ है। उसके बाद 38 से क्या हुआ है, 58 हुआ है। तो दोस्तों इस बार भी क्या हुआ है, अब की बार में +20 हुआ है। तो अगला वाला नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, यही तो बताना है। आप कहेंगे सर देखिए नीचे -4 हुआ था, मैं कहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर इनका अंतर अगर 4 हुआ है ये वाला, तो ऊपर वाला भी तो अंतर 4 ही बच रहा है। 24 में से 4 जाएगा माइनस का तो 20 बचेगा, और 20 में से अगर ये वाला 4 चला जाएगा, यहाँ पर ये 4 चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 18 बचेगा। तो इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए हमारा प्लस का 18, और अगर हम 58 में 18 जोड़ देंगे तो आप लोग जल्दी कीजिए, 58 में हमें क्या जोड़ना है, 1 मिनट, 18 नहीं 16 करेंगे। यहाँ पर जब -4 करेंगे 20 में से तो क्या बचेगा, 16 बचेगा, और 58 में 16 जोड़ेंगे, जल्दी से जोड़ लेते हैं। 58 58 + 16, 8 6 14 6 1 7, ठीक है, 74। मतलब क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको अंतर से चेक किया है, और मैं उम्मीद करता हूं अब इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है यदि एक निश्चित कोड भाषा में अर्थ का एक कोड दिया गया है कुछ नंबरों में और ऑर्बिट का हमें कोड बताना है। ऑर्बिट का कोड बताना है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसके लिए एक कलर का यूज करते हैं। तो लिखा गया है अर्थ, क्या लिखा है? तो दोस्तों सबसे पहले EARTH लिखा गया है। देखिए यहाँ पर जो कोडिंग हुई है बहुत प्यारी सी कोडिंग हुई है, इसको आपको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या है 8 20 18 15, 8 20 18 15 कैसे हुई है? ये 8 इसका स्थान होता है, 20 टी का स्थान होता है, ठीक है, 18 आर का स्थान होता है, ए का स्थान 1 होता है और यहाँ पर ई का स्थान 5 होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मतलब किया क्या गया है, यहाँ पर जो पीछे के नंबर दे रखे थे उनकी प्लेस वैल्यू आगे से दे रखी है, पीछे के जो नंबर हैं उनकी प्लेस वैल्यू आगे से दे रखी है। तो इसी प्रकार से इस ऑर्बिट को सॉल्व कर लेंगे, ORBIT, ठीक है, क्या हो जाएगा ORBIT। तो टी कितने पर होता है 20 पर, मतलब 20 नंबर विकल्प से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एकमात्र ऑप्शन है इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट में चाहो तो चेक कर लो, वो कितने पर होता है 15 पर। देखो लास्ट में 15 भी दे रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से यही इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कुछ मेज कुर्सियां हैं। कथन निष्कर्ष का अच्छा सा प्रश्न है। तो सबसे पहले कुछ मेज क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ मेज इस तरह से बनाएंगे, कुछ मेज यहाँ पर लिखेंगे कुछ मेज, ठीक है। ये मेज जो है इनका कुछ पार्ट, इस मेज का कुछ पार्ट प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा। तो इतना इतना सा मेज का जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा है कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं। दोस्तों अभी भी नहीं रुका है, इसने कहा है कि कुछ कुर्सियां, मतलब कुर्सियों का जो कुछ पार्ट है ये वाला सा पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कुर्सियों का? ये हो जाएगा दोस्तों बिस्तर। क्या हो जाएगा? बिस्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बिस्तर बता दिया है। उसके बाद दोस्तों इसने कहा है, उसके बाद इसने कहा है कि सभी बिस्तर सामान हैं। जितना भी बिस्तर का पार्ट है प्यारे दोस्तों वो क्या है? पूरा का पूरा सामान है। क्या है? पूरा का पूरा सामान है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए बनाते हैं अब निष्कर्ष को सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसके निष्कर्ष निकलेंगे, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 1 कहा है कुछ कुर्सियां सामान हैं। क्या कुछ कुर्सी, ये आपका सर्कल इससे संबंध बना रहा है सामान से? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर बिस्तर का संबंध कुर्सी से बन रहा है तो सामान का भी बन जाएगा। तो ये वाला जो निष्कर्ष निकल रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कहा है कुछ सामान बिस्तर नहीं है। कुछ सामान बिस्तर नहीं है, गौर से समझना है। कुछ सामान क्या है? बिस्तर नहीं है। तो देखिए कुछ सामान क्या नहीं है? बिस्तर नहीं है। तो कुछ सामान बिल्कुल बिस्तर नहीं है। ये हमारा निष्कर्ष निकल के आएगा। ये निष्कर्ष निकल के आएगा कैसे? गौर से समझना है आपको। कहा है कुछ सामान, मतलब ये जो इतना इतना सा सामान का पार्ट है, इतना इतना सा सामान का पार्ट है, ये कुछ सामान क्या नहीं है? आप कहेंगे बिस्तर नहीं है, ठीक है। ये आपका सामान बिस्तर नहीं है। तो मतलब ये सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा हम बना सकते हैं क्या? हम ऐसा बना सकते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए इतना इतना सा जो सामान का पार्ट है ये कहीं बिस्तर बन रहा है? आप कहेंगे नहीं बन रहा है। तो ये हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। दोस्तों कहा है कि एक कक्षा में सीना का अनुक्रमांक शीर्ष से 8वां है। तो एक कक्षा है उसमें जो सीना है, मैं सबसे पहले एक कक्षा को बनाऊंगा यहाँ पर। मान लीजिए ये आपकी एक कक्षा है। इस कक्षा में शीर्ष से कोई लड़की है जिसका नाम है S4 सीना, ठीक है। क्या नाम है? यहाँ पर बना देता हूँ। सीना को मैं एक कलर ले लेता हूँ अच्छा सा, ठीक है। यहाँ पर S4 जो सीना है इसका ये जो स्थान है ये दोस्तों हमारा 8वां स्थान है शीर्ष से। और कहा है सुस्मित अनुक्रमांक नीचे से 11वां है। सुस्मित जो है, जो सुस्मित नाम का लड़का है उसका जो अनुक्रमांक है, सुस्मित नाम के लड़के का जो अनुक्रमांक है वो नीचे से कौन सा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा। पहले तो सीना थी, इसके बाद सुस्मित, SU लिख देते हैं इसको, ठीक है। क्या लिख देंगे? SU लिख देंगे। और नीचे से इसका स्थान 11वां है। कहा है यदि उनके बीच में 9 छात्र हैं। यदि इन दोनों के बीच में, प्यारे दोस्तों गौर से आप एक बात समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं, गौर से समझना है, सुस्मित और सीना दोनों की अगर मैं बात करता हूं, इनके बीच में कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। तो दोस्तों कहा है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो हमें क्या करना है? देखो 8वां स्थान सुस्मित का था, 9 इनके बीच में लड़के थे, नीचे से 11वां आपका किसका? ये सुस्मित था, ये सीना थी, ठीक है। तो सीना शीर्ष से 8 थी, बीच में 9 लड़के थे, नीचे से सुस्मित 11वां था।
तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 11 9 20 8 28, 11 9 20 8 28 टोटल जो स्टूडेंट की संख्या आएगी प्यारे मित्रों वो हमारी 28 आ जाएगी। इसको याद रखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना था, पहली जो क्रमांक 8 दे रखा है, बीच के 9 छात्र, नीचे के 11, तो तीनों को आपस में जोड़ देना है, 28 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। कहा है दोस्तों, अगर ये जो कहा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है और प्रश्न चिन्ह के स्थान ये दे रखा है, प्रश्न चिन्ह, इसके स्थान पर बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो यहां पर आएगी। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस प्रश्न की, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है या तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या तो अप टू डाउन सॉल्व करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखते हैं कि बड़ी संख्या की तरफ, जहां पर बड़ी संख्या दे रखी है उसी तरफ सॉल्व करते हैं। देखो बड़ी संख्या नीचे की ओर इस बार सारी की सारी दे रखी है तो अप टू डाउन सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना है बड़ी संख्या की ओर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न 100% सही उत्तर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसके लॉजिक की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर पहले वाले को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इनमें करना है आपको 42, आपको क्या करना है 42, 42 के बाद में दोस्तों गुणा करना है कितने का 18 का, और उसके साथ में डिवाइड कर देना है 3 का, ठीक है। गौर से समझना है, मैं जो कर रहा हूँ उसको आप समझ जाएंगे तो आपका प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है 37, 37 के बाद में है दोस्तों गुणा में 24 और बटे में है प्यारे दोस्तों 3। ये अपने मन से दोनों में लगाया है, ये कहीं सवाल में नहीं दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार अब लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 36, ठीक है, मल्टीप्लाई 36 बटे में कितना आएगा, बटे में 3 आएगा और बराबर में दोस्तों हमें पता है कि 540 आ रहा है, ठीक है। ये बताना है, क्या बता सकते हैं, चलिए बताते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस लॉजिक की तो 3 से काटेंगे, तिछंग 18 क्या हो जाएगा, तिछंग 18 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 42 में तो 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, 1 25, देखो ये 252 आ गया, ये आ गया 252 आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर काटेंगे 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 अट्ठे 24 तो 8 सते 56, 8 तिया 24, 5 29 मतलब 296, देखो ये आ गया हमारा 296, ठीक है, आ गया ना 296। इसके बाद अब बात करते हैं इस वाले की, तो 3 से अगर हम इसको काट दें तो 12 हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 12, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 12 के बराबर में क्या है 540 दे रखा है तो 12 से सीधा काट देते हैं, 12 चौके 48 बचेगा 6, 12 पंचे 60 मतलब 45। तो क्वेश्चन मार्क जो होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, याद रखेंगे। तो 45 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस मैट्रिक्स का जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा 45 बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहा है निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक रूप में छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। यहां पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं मित्रों, यहां पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं, छोटे से छोटा फिर बड़े से बड़ा, मतलब इन सभी शब्दों को साइज के अनुसार आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए मगरमच्छ, छिपकली, व्हेल, घरेलू मक्खी और बंदर, इनमें सबसे पहले क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे छोटे की तो सबसे छोटी जो आकार में होती है वो हमारी घरेलू मक्खी होती है, मतलब चौथा वाला पहले स्थान पर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो व्हेल, व्हेल मतलब सबसे बड़ा जानवर है इन सभी ऑप्शन में, तो अंत में हमारा 3 आना चाहिए, तो 4 से शुरुआत अंत में 3, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सीख जाइए तो आपका एग्जाम में समय बच जाएगा। घरेलू मक्खी के बाद अगर हम देखेंगे मित्रों, अगर हम घरेलू मक्खी के बाद देखेंगे तो दोस्तों या तो यहाँ पर 5 है या तो 2 है, तो 5 में बंदर दे रखा है, 1 में छिपकली दे रखा है। आप बताइए छिपकली बड़ी होती है कि बंदर, आप कहेंगे सर जो बंदर होता है वो बड़ा होता है, मतलब बाद में आएगा, तो छिपकली 4 के बाद 2 आ जाना चाहिए। 4 के बाद 2 को आप देखेंगे तो 4 के बाद दोस्तों 2 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 1, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कहा है कि एक ही पासे में 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं, उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगी। तो मैंने एक कल आपको ट्रिक बताई थी, यदि आपने पिछली क्लास देखी है। देखिए जो विपरीत सतह होती हैं, एक बात फिर से समझ लीजिए, जो विपरीत सतह होती हैं वो एक साथ ना तो कभी छिप सकती हैं, गौर से समझना है। विपरीत सतह अगर छिप गई एक साथ तो गलत हो गया, अगर एक साथ विपरीत सतह दिख गई
तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ना तो छिपना चाहिए और ना ही दिखना चाहिए। तो 3 के साथ साथ 3 का अपोजिट ही तो पूछा है हमसे दोस्तों। जब हमसे 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 के साथ जो भी नंबर हैं, 3 के साथ जो भी नंबर हैं वो विकल्प नहीं होने चाहिए। 3 के साथ 2 है, विकल्प 2 नंबर वाला गलत। 3 के साथ 5 है, विकल्प 5 नंबर वाला गलत। 3 के साथ क्या है, 1 है, ये देखो 3 के साथ 1 दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला भी विकल्प गलत, तो 1 वाला विकल्प भी गलत। तो बचा एक ही विकल्प, बचा एक ही विकल्प प्यारे मित्रों, बचा एक विकल्प। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 3 के जो अपोजिट बनेगा वो नंबर होगा आपका 4। 3 के अपोजिट जो नंबर बनेगा प्यारे दोस्तों वो होगा आपका 4। अगर आपको अभी विश्वास नहीं है इस ट्रिक पर तो देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। जब भी दो पासे एक जैसे आए तो आपको इनको आपस में अपोजिट रख लेना है। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 5 आएगा, इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 1 आएगा, फिर से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, और फिर से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब देखिए संख्या तो 1 से 6 तक थी, तो 3 के अपोजिट कभी 3 आएगा नहीं, तो यहाँ पर 3 के अपोजिट जो बनेगा वो 4 बनेगा। चाहो तो आप उस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लो, चाहो तो ऐसे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। ये त्रिभुज का क्वेश्चन है और आपको लग रहा होगा कि सर इसमें बहुत सारे ट्राइंगल हैं, मैं कैसे काउंट करूंगा और एग्जाम में समय कैसे बचेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक, ठीक है, याद रखेंगे, एक ट्रिक, छोटी सी 2 बातें सुननी है और आपको ट्रिक के माध्यम से मात्र 3 सेकंड या 2 सेकंड में इसका उत्तर आएगा। गौर से समझना है कैसे। देखिए जब भी आपको एक वर्ग दे रखा हो, यानी कि जब भी आपको एक स्क्वायर दे रखा हो और उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, इस तरह से उसके विकर्ण एक स्क्वायर दे रखा हो, उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, तो आपको सीधा नंबर दे देना है 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से हम 4 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। बड़ा वाला जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2, अपने मन से कर देंगे, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई 2 कर देना है, तो 8 ट्राइंगल हमें इस आकृति में पता चल जाएंगे। तो ऐसी ही आकृति तो हमें दिखाई दे रही है, ऐसी ही आकृति तो दिखाई दे रही है। गौर से समझो, यहाँ पर गौर से समझो, यही आकृति है दोस्तों, यही वाली तो आकृति है, यही वाली तो आकृति है। इसके विकर्ण आपस में काट रहे हैं, विकर्ण आपस में काट रहे हैं, तो सीधा नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 8 दिए तो 8 आया, मतलब सबसे बड़ा नंबर। गुणा 2 कितने हो गए सर, 16 ट्राइंगल। अंदर अंदर की आकृति में कितने ट्राइंगल सर, 16 ट्राइंगल। इसके बाद क्या इसके अलावा भी ट्राइंगल हैं, बिल्कुल ट्राइंगल है। 16 इसका सही उत्तर नहीं है, मतलब ये वाला गलत हो गया। इसके अलावा भी ट्राइंगल हैं, वो ट्राइंगल आपको समझना है कौन कौन से ट्राइंगल हैं। अगर दोस्तों आप इसको समझ गए, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको समझ गए तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। ठीक है, देखो इसके भी विकर्ण बनेंगे। अब ये एक स्क्वायर आया है तो इसके भी तो विकर्ण ये वाले बनेंगे, ये वाले विकर्ण, गौर से समझना है, ये विकर्ण। जब ये विकर्ण इसके भी बनेंगे तो दोस्तों इसको भी तो नंबर देना पड़ेगा, इसको भी नंबर देंगे, और इसको जब नंबर देंगे तो यहां पर भी 8 नंबर पड़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। तो यहां पर भी 8 आए हैं, मतलब 8 फिर से 2 का गुणा, तो सर 16 फिर आ गया, क्या आ गया 16, मतलब 16 16 के 2 जोड़ा, 16 दूनी की 32। टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी मिलेगी, 32 मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। इसके अतिरिक्त कोई भी ट्राइंगल नहीं है, इसमें केवल 32 ट्राइंगल स्थित हैं। कितने सेकंड का था, नंबर देने थे 1 2 3 4 8 तक, या तो गिनती गिन लो, ठीक है, फिर से 8 तक, दोनों का मल्टीप्लाई, चुटकियों का आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 14वें नंबर प्रश्न की तरफ। 14वां नंबर प्रश्न कहा है दोस्तों, दी गई श्रेणी के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। यहां पर हमें कुछ शब्द दे रखे, कहा है कि बीमारियां, रतौंधी और कैंसर। तो दोस्तों अगर हम बात करें बीमारियों की, तो एक प्रकार की बीमारी ही तो होती है रतौंधी, रात में दिखाई नहीं देता, और एक प्रकार की बीमारी ही तो होती है कैंसर, जिसका कोई लाइलाज है, मतलब कोई इलाज ही नहीं है। तो आप कहेंगे सबसे पहले एक आरेख बनाएंगे, सबसे पहले दोस्तों एक आरेख बनाएंगे जो हमारा बीमारी को डिनोट करेगा, किसको, बीमारी को। फिर दोस्तों इसके अंतर्गत 2 आरेख आएंगे, एक आरेख आएगा जो दोस्तों किसको, रतौंधी को डिनोट करेगा, किसको, रतौंधी को, ठीक है, एक रतौंधी को डिनोट करेगा। उसके बाद एक और सर्कल आएगा जो दोस्तों हमारा किसको, कैंसर को डिनोट करेगा। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आकृति बनेगी, मतलब एक सर्कल होना चाहिए, उसके अंदर 2 छोटे छोटे से अलग अलग सर्कल। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे हैं, ये वाला मैच नहीं खा रहा, ये वाला भी मैच नहीं खा रहा, और ये वाला भी नहीं। तो 2 नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के 15वें नंबर प्रश्न की तरफ। 15वें नंबर प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है, यदि दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या है, हमें दे रखी हैं दोस्तों
4 उत्तर आकृतियां, इनमें बताना है कि उत्तर दिशा में यदि आपका दर्पण रखा है तो इसका सही प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये एक प्रकार से क्या है, आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है लेकिन बना हुआ जल प्रतिबिंब है, तो इसको पहले ऊपर ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो भी वस्तु दर्पण के नजदीक है, मैं अगर बात करूं कि ये एक दर्पण रखा है, मैं यहाँ पर एक गेंद रखता हूं, यहाँ पर एक बॉल रखता हूं, तो ये जो जितनी दूर दर्पण के नजदीक होगी यहाँ पर, उतनी ही दूर तो यहाँ पर बनेगी। गौर से समझना है, इतनी बात समझ गए तो आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉल की दूरी दर्पण से यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर भी बराबर ही होगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये क्या है, दर्पण के नजदीक एक शेप दे रखा है, ये जो शेप है ये दर्पण के नजदीक दे रखा है दोस्तों। ये शेप आपका दर्पण के नजदीक है तो ऊपर दर्पण के नजदीक ही तो होना चाहिए। ये वाला शेप हमारा क्या होगा, ऊपर दर्पण के नजदीक बन जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला शेप इस तरह से बनेगा। उसके बाद यहां से एक कॉर्नर से एक लाइन निकली है इस तरह से। ठीक है, कॉर्नर से एक ऐसी लाइन निकली है, गौर से समझना है यहाँ पर। तो ये शेप गया है, ठीक है, ये वाला शेप गया है, इसको ऊपर ले जाएंगे। इसको अगर आप गौर से इस तरह से उठा के रख दें, दोनों तरफ से उठा के रख दें, इसको गौर से समझना है। ठीक है, अगर इसको आप रख देंगे तो आपकी क्या आकृति बनेगी, तो इसका ना तो लेफ्ट चेंज होगा और ना ही राइट चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा। तो दोस्तों ये लेफ्ट है, आपका लेफ्ट ही रहेगा, मतलब ये जो आकृति यहाँ पर आई है वो ऐसे ही बनेगी। तो ये जो आकृति दे रखी है यहाँ पर, देखिए ये आपकी दिशा चेंज कर चुकी है और 3 आकृतियों में दिशा चेंज नहीं हुई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक मिनट, मैं अगर इसको फिर से बनाऊं तो यहाँ पर गौर से समझना है, इस कॉर्नर से अगर यहाँ पर इस कॉर्नर से टच था तो ऊपर जाकर के इस कॉर्नर से टच हो जाएगा, इस कॉर्नर से टच होगा तो इस तरह से नीचे आएगा, फिर उसके बाद ऐसा बनेगा। तो फिर से समझिए कैसा बनेगा, एक बार फिर से मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। आपका इस तरह से ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर इस तरह से आएगा। तो इस तरह की आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आकृति उल्टी है। ये आकृति का देखिए कॉर्नर टच नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम कॉर्नर से चले हैं तो इसका कॉर्नर टच नहीं है, तो ये वाली भी गलत हो गई। कौन सी, ऑप्शन नंबर 4 वाली भी गलत हो गई। अब बची केवल और केवल 2 नंबर ऑप्शन की, तो 2 नंबर ऑप्शन की इसकी सही उत्तर है, याद रखेंगे। तो सही दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, इसको याद रखना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए होंगे। यदि एक क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, 1-2 दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएसवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।